अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। नाजरीन और सामीन हज़रात। आज ये चाय पे चर्चा यानी कि टी टॉक विद जमाल के साथ आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुने। जमाल भाई ने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर चर्चा की है, मुख्तलिफ तरह के विचार विमर्श हुए, लोगों का ख्यालात पेश किए गए और जमाल भाई ने बहुत सारे लोगों का, जिसमें अब आप लोगों के सामने सारे लोग गुजर चुके हैं जो भी इस चाय पे चर्चा के साथ जुड़े हुए, इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज खुद इस हॉट सीट पे जहां जमाल भाई बैठे हैं, वहां इंटरव्यू देने वाले दूसरे लोग बैठते थे, आज खुद हॉट सीट पे जमाल भाई है। तो भाई काजी जमाल नासिर साहब, आज आप जो है सवालों का जो है जवाब देने पे आप यहाँ पे हैं। आज रईस उस्मानी के सामने आप मौजूद हैं और रईस उस्मानी के सवालों का आप जवाब देंगे। तो आप बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप खुद सवाल सीट पे बैठे हुए, आंसर जिसको देने हैं? वालेकुम सलाम। मैं बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ आज अपने आप को कि हमारा इंटरव्यू लेने के लिए रईस उस्मानी साहब मौजूद हैं और रईस उस्मानी का बराबर ताउन चाय की चर्चा को मिल रहा है। डेली टाइम से आना, मशवरे देना और उसको फिर फोटो बनाकर उनको हाईलाइट करना फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। तो ये बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं साथियों। इनका हम आपकी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। तो जमाल भाई, शुक्रिया तो मैं आपका भी अदा करूंगा कि आपने इतना अच्छा चैनल शुरू किया है चाय की चुस्की के साथ, और चाय पे चर्चा होती है और इस पर जो है मुख्तलिफ बात लोगों के सामने पहुंच जाती हैं। तो साथियों, मैं आज ये जमाल भाई के लिए कहना चाहूंगा कि मिटा दे अपने हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो साथियों, आज जमाल भाई ने अपने आप को पेश किया है समाज के सामने, और जमाल भाई ने पेश किया है सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, और अपने घर परिवार को इस समाज के अंदर ऊपर उठाने के एतबार से भी, वो चाहे किसी भी तरह का रहा हो मामला। तो जमाल भाई, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं शुरुआती जिंदगी में आपकी जाऊं, शुरुआती मामला, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी चीजें आपका गुजरा है समय, जितना मुझे याद है। एक समय था जब आपके वालिद मोहतरम जनाब हबीब अहमद, काजी हबीब अहमद साहब अड्डे पे जो है अपना एक बढ़िया कारोबार करते थे। तो आपको भी मैंने वहां देखा, उनके साथ नजरसाने आप उनको जो है सपोर्ट करते थे, खिदमत करते थे। तो शुरुआती दौर में आपने अपने निजी निजी स्तर पर एक काम शुरू करा था। वो था एक बिजनेस शुरू करा था आपने। बिजनेस था साबुन के अंदाज में। साबुन आप लाए थे, कुछ पाउडर आप लाए थे। तो वो बिजनेस आपने अच्छा उसका प्रचार भी किया, और उसके तुरंत बाद आप एकदम कुछ समय के बाद एकदम आप एक चेंजिंग मारी आपने, और आप शिक्षा के समय चले गए, शिक्षा के दौर में चले गए, और आपने एकदम भाटिया कॉलोनी यानी कि पीर के पास उसके ऊपर जो है वो अपना सीबीएसई बोर्ड से संबंधी जो है अपना कॉलेज बना दिया। तो इतनी जल्दी आप बिजनेस में आए और फौरन आप शिक्षा के क्षेत्र में चले गए। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अपने तमाम हजरात को बताया कि ये कौन सा ऐसा टर्न था कि आपको शिक्षा की तरफ ले जाने पर जो है आपको जो है खुशी थी, या आपका शौक था, या कुछ लगन थी, वो आप बताएं हमारे तमाम साथी। नाजरीन, रईस भाई, मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊं कि हमारे वालिद मोहतरम ने वाहिद बेइंतहा मेहनत की है। हमारे वालिद मोहतरम नजीबाबाद प्लाईवुड फैक्ट्री के सेल्स मैनेजर थे, लेकिन वहां से कुछ बात खराब होने के बाद नेटौर में आके उन्होंने यहाँ पर काम किया। एक रेस्टोरेंट खोला जो 24 आवर्स खुलता था उस जमाने में, और उनकी मदद के लिए हम लोग भी, जितने भी हम भाई थे, सब वहाँ टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी किया करते थे। तो और साथ ही 6, 7, 8 क्लास से ही हम लोगों ने अपने वालिद मोहतरम की मदद के लिए खड़े हो जाया करते थे, पहुंचते थे अपनी बुक्स वगैरह लेकर। वहीं रात रात भर जाकर पढ़ना होता था। पढ़ाई की है हमने, और बहुत सारे यहाँ तक आने में बहुत बहुत सारे वर्क हमने किए। एक्चुअली में जो हमारे वालिद मोहतरम का जो काम था रेस्टोरेंट का, वो मेरे हिसाब से मुझे सूट नहीं कर रहा था। मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं ये चाह रहा था कि ये बदल होना चाहिए। तो इस बदलने के सिलसिले में मैंने बहुत जुस्तजू की और बहुत सारे काम किए। मैंने अपना वॉशिंग पाउडर भी बनाया जिसका आपने जिक्र किया। नूरपुर में जाके एक शॉप भी चलाई, और हद ये है कि मैं
मतलब इतना ज्यादा चेंज लाना चाहता था अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, कि मैंने पासपोर्ट बनवाया घर वालों की बिना मर्जी के, और पासपोर्ट को एजेंट को भी दे दिया, बाहर जाने की नजर। बाहर जाने के नजर से, कि घर के तो हालात क्या जमाल भाई, मैं आपको रोक के थोड़ा सा कहूंगा कि आपने अपने जो है उस समय में, जब आप, मुझे लगता है कि आप बिजनेस भी शुरू करना चाह रहे थे और आप तो मुझे लगे एजुकेशन के दायरे में भी होंगे, स्टूडेंट भी रहे होंगे, उसी बीच आपने अपना पासपोर्ट बना के एकदम बिजनेस की तरफ, यानी पैसा कमाने की तरफ आपको रुझान था, बाहर जाने का आप सोच रहे थे, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी? नहीं, पढ़ाई के दौरान ही, पढ़ाई के द- पढ़ाई के दौरान ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ स्टेप लेना चाहिए घर की, अपने वालिद मोहतरम के हिसाब से। तो बीच पढ़ाई के बीच बीच में मैं पढ़ाई भी करता रहा और अपने स्टेप चेंज करता रहा, वक्तन फवक्तन। और जहाँ तक स्कूल खोलने से रिलेटेड आपने सवाल किया, तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत कमजोर थी। नेटौर में प्राइमरी एजुकेशन जीरो थी। उस वक्त जब हमारे भाई साहब के बच्चे बड़े हुए, तो इसके लिए फिक्र हुई कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो नहीं, तो सिर्फ वो नजरिया लेके हमने स्कूल की शुरुआत की। मात्र अपने बड़े भाई से 100 रुपए लिए थे कि 100 रुपए की जरूरत है। उन 100 रुपए के जरिए ही हमने पहले एक बिल्डिंग तलाश करी। बिल्डिंग तलाश करने के बाद फिर हमने पंफलेट छपवाए और डोर टू डोर जाकर लोगों को जगाया, उनको स्कूल की अहमियत और पढ़ाई की अहमियत को बताई, और वहां से हमारा सिलसिला शुरू हो गया। वो बबरकत 100 रुपए आज भी मेरे पास हैं। अल्लाह ताला ने, बड़े भाई ने जो दिए थे, उनकी बरकत से आज इतना बड़ा इदारा ग्रीनवुड कॉन्वेंट जो खड़ा है। अपने बड़े भाई के दिए हुए ताउन को जो है इतनी अहमियत समझी, बड़े फख्र की बात है। और एक बात और काजी जी, मैं यह कहूंगा भी, वालिद साहब का जिक्र हुआ था, आपके वालिद साहब जो है, मैं आपके वालिद साहब को ज्यादा लायक करता था क्योंकि मेरा भी उनसे बहुत ज्यादा संबंध रहा। वो अड्डे पे एक मस्जिद हुआ करती है, उसके मुतवल्ली भी रहे। लेकिन मैंने जब भी वहाँ जमा जमा की नमाज अदा की है, जमा उस मस्जिद के अंदर, तो मुतवल्ली होने के नाते वो हर हर हफ्ते, यानी कि हर जुमे की नमाज के बाद, वो अपनी जितनी भी मस्जिद की इनकम हुआ करती थी और खर्च हुआ करता था, वो सब वहाँ पे अपने खुतबे में बता देते थे और लिख के भी देते थे। तो क्या ये ईमानदारी की बात नहीं थी? बिल्कुल, मैं फख्र करता हूँ कि मैं काजी हबीब का बेटा हूँ, और ऐसे बाप का बेटा हूँ कि जब वो घर से मतलब बीमारी के आलम में, वो बहुत ज्यादा शदीद बीमार हो रहे थे, और शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि यार मैं अब, मेरा आखिरी वक्त आने वाला है, मैं नहीं रहूंगा, तो हमारी वालदा के साथ रिक्शा में बैठ के घर आ रहे थे। तो कोऑपरेटिव ओरिएंटल बैंक पड़ा बीच में, तो ये बहुत तेजी के साथ रिक्शा रुकवाई। इस वक्त रिक्शाएं चल रही थी, और वालदा से कहा आप बैठो, और वालदा के से कहने के बाद जो उनके पास मस्जिद की थोड़े बहुत पैसे थे, वो जाके उन्होंने उस बैंक में जमा किए कि पता नहीं मैं इसको दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो इतने पहले उन्हें एहसास हो गया था अपने जाने का। और जो हिसाब किताब की बात है, उनका हिसाब किताब वाकई बहुत अच्छा था। और उनका हिसाब ये था कि एक आदमी ने पहले दिन से किस दिन कितने रुपए दिए, वो उनकी डायरी में नोट था। वो अगले महीने कितने दे रहा, अब तो यानी अपनी जिंदगी में उसने जितने पैसे दिए वो उसके नाम पे दर्ज थे, और सारे के सारे पैसे नाम पे दर्ज होने के साथ साथ हर आदमी को ये पता था ये हर हफ्ते का निजाम है। और पूरे मतलब बाकायदा उस मस्जिद को बनाने से लेके मस्जिद में मुसलसल 4 वक्त की नमाज, अजान, फजर में तो वो नहीं जा पाते थे, मुल्ला फौरी थे, वो अजान देते थे, लेकिन मुसलसल उन्होंने खाना मौजन का काम किया है वहाँ पर। और उसके बाद हमारे भाई, जमाल भाई, तो मैं यहाँ ये बात उसके बाद हमारे बड़े भाई, वालिद मोहतरम के जाने के बाद बड़े भाई मुस्तकिल वालिद साहब की उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये बराबर मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी आज वो मस्जिद इतनी खूबसूरत हो गई है अड्डे पर, उसमें कहीं ना कहीं बड़े भाई हसीब भाई का बहुत बड़ा रोल है। हसीब भाई ने जो है काजी जी की, हबीब अहमद साहब की जिम्मेदारी को निभाया। तो मैं, अभी आपने ईमानदारी की बात की है जमाल भाई, और वही बात आपके लिए भी नगर नेटवर्क में जो है फेमस है कि आपने सियासत में भी और आपने एजुकेशन में भी और समाजी स्तर पे भी
आपने भी जो है अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। कहीं आपके ऊपर भी कोई पूरी लाइफ में, जितनी भी लाइफ आपकी है, लगभग मैं समझता हूँ 60-62 साल की उम्र आपकी हो गई है, और 30 साल लगभग आपको मुसलसल सियासत के मैदान में उतरे हुए हैं, मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो आप पे भी कोई ऐसा कोई ब्लेम नहीं है, तो कहीं उस खून का असर तो नहीं है? अल्लाह के शुक्र से ये मेरी वालदा का इनाम है मुझे। एक बार मैं बाजार जा रहा था तो जमील अहमद यहाँ ठेला लगाते थे एजेंसी चौराहे पे, अजीजों के बराबर। तो वहां 10 का नोट पड़ा हुआ था। तो उस 10 के नोट को देखकर मेरी निगाह खराब हुई। बचपन का आलम था, उस वक्त 10 रुपए बहुत थे। उसको पैर से मैंने हल्के हल्के सरका के उस 10 के नोट को अपने पॉकेट में रख लिया। और उसमें पॉकेट रखने के बाद उसमें हमने क्या किया थी, क्रिकेट का पूरा सामान हमने, यानी कि बैट बनवाया हफीज साहब से, विकेट बनवाए, और गिलव्स वगैरह भी ले लिए, और खूब चाट वगैरह भी है। हमारा एक पड़ोसी है खालिद। और शाम को आके हम यहाँ, हमारा ये जो बना हुआ नहीं था उस वक्त, यहाँ वो अमरूदों की बगिया लगी हुई थी, तो उसमें हमने खूब क्रिकेट विकेट खेली। अच्छा, ये भूत वाली के नाम से भी तो जानी जाती है? हाँ, बहुत जानी जाती है, आज भी इससे पीछे है ये थोड़ा सा मामला। तो वो जब हम क्रिकेट खेल रहे और खुशी खुशी ये हैं, तो हमारी वालदा को कहीं ना कहीं शक हुआ कि भाई ये इतना सारा सामान कहाँ से आ गया। और उन्होंने साहब पहले तो प्यार से ना बताया तो वैसे, फिर बहरहाल उन्होंने जलती हुई लकड़ी उठा ली कि ये तो पैसे आए कहाँ से। तो उस वक्त अम्मी से हमने अपनी वालदा से ये कहा, तस्लीम किया कि हाँ ये ऐसे ऐसे पड़े थे पैसे, तो हमने इनका इजाजत दिया। तो हमारी वालदा ने उस वक्त ही अपने पास से 10 रुपए दिए और ये कहा कि जाओ, ये कोई गरीब मिले तो उसको ये 10 रुपए दे दो। बहुत बढ़िया। तो वालदा की वो इतनी बड़ी नसीहत आज तक है कि अगर करोड़ों रुपए भी सामने पड़े होंगे तो हम निगाह उठा के उसे नहीं देखनी। हाँ नहीं, लेकिन जब अल्लाह पे और अपने बुजुर्गों के दिए हुए, मतलब दिए हुए जो है वो तुम्हारे जो है सासा, और दिया हुआ जो है नसीहत है, और दिया हुआ जो तुम्हें सलाहियतें हैं रास्ते पे बताने के लिए, अगर वो आदमी के काम आती है जिंदगी में, अगर उसको पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात ही है नसीहत के तौर पे। वरना तो कह भी सकते थे कोई ने उठाए पैसे किसी से चुराए थोड़ी हैं। तो काजी जी, मैं अब फिर आपको जो है दोबारा वहीं लेके चलता हूँ जहाँ से बात बढ़ी थी। एक रईस भाई, और एक और मैं अपने वालिद की सीख बता दूं आपको, क्योंकि माँ बाप के समझाने का तरीका वाकई बहुत अलग होता है। माँ बाप फिर माँ बाप ही समझते हैं। हमारा रेस्टोरेंट तो था, और हमारे यहाँ एक अदरीस लाल बाग का एक लड़का था जो नाबीना था। उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक था, और इत्तेफाक से स्टूडेंट लाइफ में 9th में वो हमें भी बुरी आदत लग गई। हम भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो बीड़ी सिगरेट पीने लगे। अच्छा, चूंकि जब शौक लग गया फिर तो आदमी हरकत करेगा ना। तो हम भी साहब वो अपने दुकान पे से एक काम करा, हमने मौका देख के उसमें डिब्बे में से सिगरेट ले और ऐसे पॉकेट में रखी, इस तरह से पॉकेट में। वालिद साहब दूसरी साइड में खड़े हुए थे, तो वालिद साहब ने देखा और देख के इग्नोर कर दिया। आधे पौन घंटे बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत प्यार से अपने पास खड़ा किया, और ऐसे प्यार करते करते, ऐसे प्यार करते करते करते, और इस तरीके से उन्होंने सीधे मेरी जेब में, तो जेब में ले गए, और वो आराम से वो सिगरेट निकाल। अब वो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस वक्त तो वालिद का एहतराम और वालिद का खौफ बहुत ज्यादा हुआ करता था। बाहर उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, सिगरेट पीने लगे हो? तो मैंने कहा गलती हो गई, वैसे मैंने अपने लिए नहीं ली, वो जो इदरीस भाई हैं, नाबीना हैं, उनके लिए ली थी। तो मतलब मैं उस दिन शर्म से इतना गड़ गया था, इतना नादिम हुआ अपने वालिद ने जब मेरी स्त्री से इस बात को पकड़ा कि वो दिन है और आज तक है, कोई बीड़ी सिगरेट नाम की कोई चीज। तो जैसे कि वालिद साहब का आपने एहतराम किया है, तो इसी चर्चा में यहीं पे मैं ये कहूंगा कि आज के ये जो नौजवान साथी है, मुझे लग रहा है कि वालिदैन के एहतराम में कम है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल 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 नाजरीन, नौजवान दोस्तों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आपने वालिदैन का एहतराम करो। वालिद मोहतरम की कहा मानो, वालिदा का कहा मानो। आजकल मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पहले हम लोग 11 बहन भाई थे, आप भी 8-9 बहन भाई हैं, डॉक्टर लुकमान साहब भी की अच्छी फैमिली है, शबीब साहब की भी बड़ी फैमिली है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, मैं ये महसूस करता हूँ कि जब हम 11 बहन भाई थे तो हम में आपस में प्यार मोहब्बत और खुलूस था।
हम बहन भाई कभी आपस में लड़े नहीं। हमने एक दूसरे के कपड़े भी पहने हैं, हमने एक दूसरे के जूते भी पहने हैं। और लेकिन आज माशरे में एक या दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों के बीच में भी प्यार नहीं पाया जा रहा। भाई से बहन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहन से भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं खुद अपनी नज़ीर, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की यही कंप्लेंट है कि ये ना तो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, ना अपने भाई की रेस्पेक्ट करते हैं, ना बहन की रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये इस वक्त माशरे में है। उस माशरे वक्त में तब्दीली आ गई। हाँ, उस वक्त खुलूस था। माशरे को जो है उस वक्त माँ बाप के लिए एक आदर भाव था, सम्मान था, कुर्बानी थी, बेइंतहा एहतराम था, और डर और खौफ था। बाप को पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। माँ के अंदर भी ये खौफ रहता था कि बच्चे की गलती को बाप को ना पता चल जाए, वरना इसकी धुलाई बहुत बढ़िया तो कर एक बात और होती थी, बचपन की बात आप याद कर रहे हैं बुजुर्गों की, वो पुरानी कहानी में आप पहुंचे हैं, तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है। उसमें एक और बात होती थी जमाल साहब, कि अगर बच्चा कोई गलती करता था तो माँ सिर्फ इस बात से डरा देती थी बच्चों को, आने तेरे अब्बा को बताऊंगी। हाँ, इससे बच्चा डर जाता था। बिल्कुल। अब वो बात नहीं देखने को मिल रही। अब मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन बच्चों से डरे हुए हैं। बच्चा ने इधर कह दिया कि मुझे दानी तरफ जाना, तो माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं वो बाई तरफ ले जाए। ऐसा ऐसी परवरिश परवरिश का भी फर्क पड़ता है। आज बच्चे माँ बाप, मतलब बेटा है तो माँ बाप से कह रहे तुम इससे ज्यादा प्यार कर रहे हो, मुझे कम कर रहे हो। बेटी है तो वो कह रहे तुम मुझे, हालांकि माँ बाप की नजर में दोनों समान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर दो होने की वजह से इनमें प्यार भी अपार चाहते हैं हाँ। और एक तरफा चाहते हैं कि अगर मैं हूं तो बस मुझे प्यार करे, बहन को प्यार ना करे, बेटी को प्यार ना करे। ये भी है माशरे में बहुत सारा। हाँ, तो जमाल भाई आप जो है बहुत ज्यादा इसमें वो है, लेकिन एक बात मुझे ये और है, ये भी आपने अपने वालिद साहब के बड़े अच्छी तरीके से बताया कि उन्होंने डांटा नहीं और बड़े प्यार से सिगरेट निकाल के आपको नसीहत दी। और मैं समझता हूँ वो नसीहत आज तक आपके लिए है, क्योंकि आपको याद आई है और आपने जो है अदब एहतराम भी किया। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ उन्हें गुस्सा भी बहुत था, नहीं कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था, बहुत वो तो मजाक पिटाई भी करते थे। मिलनसार भी थे और मजाहिया भी थे, और अपनी औलाद के लिए बहुत गुस्से वाले भी थे अगर कोई गलत काम होता। तो जमाल भाई अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और ये जनता के सामने आपकी बात रखना चाहता हूँ। ये बात हुई आपके बिजनेस कैसे आपका स्टार्ट हुआ, आपने बहुत सारे काम करे, साबुन से लेकर सर्फ से लेकर और दूसरी चीजों पे भी आपने बाहर जाने के भी गुफ्तगू की। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपको जो है सियासत में कैसे आना हुआ? सियासत में कैसा हुआ ना, समाज में फैली हुई बुराइयों को देखा करते थे, खासकर हम जिस हाँ, ये है कि नाजरीन, मैं एक बात और बता दूं। एक तो ये होता है जमाल भाई के सवाल सवाल में सवाल आ गया, क्योंकि एक ही सवाल है कि एक तो ये होता है कि बैकग्राउंड सियासी हो, आपके आपके बुजुर्ग आपके खानदान में कोई सियासत में रहा हो, आपके बड़े सियासत कर रहे हो, तो आपके खून में सियासत है, तो उसके जरिए आपको मिल गई। लेकिन ऐसा कहीं देखने को तो नहीं मिलता कि आपसे पहले कोई सियासत में था, तो आपने जो है शुरुआत अपना आप करी। तो ये शौक कैसे आया? बिल्कुल, ये जो हमारे खानदान में कहीं सियासत नहीं रही थी, ये मेरे अंदर जरासीम आए हैं। और जरासीम क्या है कि मेरा बचपन था, मैं बुराइयों को अगर देखता था तो बुराइयों के खिलाफ अपने आप ही बड़बड़ाता था। कभी मैंने ये महसूस किया कि हमारे घर में वालिद साहब ने किसी को डांटा है, फटकारा है, तो उन्होंने उसको रिएक्ट करने की कोशिश की है, तो मुझे वो चीज उनकी भी बुरी लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए ये जरूरी हुआ कि भाई थोड़ा थोड़ा कदम आगे को बढ़ाया जाए। तो कामरेड अतीक हमारे उस्ताद रहे हैं, सियासी उस्ताद रहे हैं कामरेड अतीक उर रहमान। उस जमाने में वो नौजवान लड़कों को दावत दिया करते थे। जो भी लड़का थोड़ा सा हाई स्कूल और इंटर करके थोड़ा सा आगे निकला, वो एक्टिव सा दिखा, तो कामरेड की क्वालिटी थी कि उस नौजवान को अपने पास बुलाते थे और उससे अच्छी बुरी बातें बता के सियासी तो प्रोग्राम मैं में ये जानना चाहूंगा कि जब कामरेड ने आपको जोड़ा अपने साथ, तो उस टाइम कामरेड जो है धरना प्रदर्शन ज्यादा क्या करता था, और धरना प्रदर्शन में वाकई युवाओं की जरूरत पड़ती है, तो उनके साथ क्या उसी मकसद के तहत आपको भीड़ के लिए भी इकट्ठा करा? नहीं, बिल्कुल हमने उनके शाना बशाना काम किया है। उनके जितने भी आंदोलन रहे हैं उन आंदोलन में शामिल भी रहे हैं, और उनका चुनाव भी बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ाया। ये किस्मत में नहीं था उनके, और मैं अकेला वक्ता था,
कामरेड के चुनाव में बोलने वाले, या मेरा साथी जो अल्लाह जन्नत नसीब करे सलीम सिद्दीकी को, वो उसका तो बचपन ही था, बहुत छोटा था वो, बहुत 12th में रहा होगा। तो हमने मजबूती के साथ पकड़ा वहीं से। और फिर देश के हालात किस कदर खराब चल रहे थे, 92 89 से 92 तक आए दिन कत्ल गारत गरी, तो अखबारों को पढ़ना, हालात को पढ़ना, और फिर ये लाइन मिली कि नहीं बढ़ा जाए, आगे किया जाए कुछ ना कुछ। तो आप जो है कामरेड अतीकुर रहमान फारूकी के साथ जो है सियासत से जुड़े, मन से जुड़े, तो और आपको जो है स्पीच करने का भी वहीं से जो है अवसर मिला, मौका मिला, और आप जो है अतीक कामरेड के चुनाव में आपने जो है स्पीच शुरू की है, और जब से आपने स्पीच शुरू की है आज तक आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। ना बिल्कुल, ये शायद अल्लाह का ये खुदादाद सलाहियत कहूँगा मैं इसे, ये खुदादाद सलाहियत कहूँगा कि मैंने कामरेड के उससे पहले तो कहीं स्पीच दी नहीं थी। सलीम सिद्दीकी ने अनाउंस किया, मैं कामरेड के चुनाव पे में मंच पे खड़ा हो गया, और वहाँ अल्लाह ताला ने ऐसे लफ्ज़ों की बारिश की कि उनके लिए अच्छी स्पीच होती गई, लोगों ने सराहना शुरू कर दिया। जब लोगों ने सराहना शुरू कर दिया तो बात समझ में आती चली गई, तो फिर लोगों की मोहब्बत और प्यार, जब लोगों ने सुना मोहब्बत से और अलग ले जाके फिर मुझे मुझे शाबाशी देते थे मंच से अलग उतरने के बाद, तो मेरा हौसला बढ़ा। शहर के लोगों का मैं इसमें खास तरीके से अपने नेटवर्क के लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे उस जज्बे को, जो शुरुआती स्पीच थी, उसे सराहा, और उसका ही मुकाम है कि मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी अपने बहुत बेबाकी से अपना। हाँ ना, अब यह है कि जमाल भाई जो है आज कितनी बड़ी मजलिस हो, कितना बड़ा मजमा हो, कितने बड़े बड़े नेता हो, आप उसमें अच्छे से और काफी समय तक बोल सकते हैं। तो दूसरी बात यह है जमाल भाई, ये तो हुई सियासी बात, मंच की बात, स्पीच की बात, लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी से कब जुड़े? समाजवादी पार्टी से तो हम नेता मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से ही जुड़े हुए थे, जब नेताजी जनता दल के जनता दल से के मुख्यमंत्री बने थे। जनता दल और बीजेपी के सहयोग से, जनता दल के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से डॉक्टर बुनियाद साहब चुनाव लड़े थे बसपा से, और उस वक्त ही हम उनसे हैं, सन क्या रहा हो, वही 89 के आस, हाँ वो वीपी सिंह का जमाना था। तो जब से आप जो है मुलायम सिंह से जुड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी शायद 1992 में। 1992 तो तभी आप उनके साथ ही रहे। बिल्कुल। तो आप जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और समाजवादी पार्टी के लिए आप काम करते रहे, जब तक तो आपके अंदर निखार आ गया होगा ना, युवा थे आप, सियासी निखार आ गया होगा, समझ आ गई, इसमें मुझे बहुत ज्यादा पार्टी नेताजी का बहुत बड़ा प्यार मिला, बहुत सारी पोस्टों पे मेरा मेरा मनोनयन हुआ। मैं नगर अध्यक्ष से लेके प्रदेश सचिव जैसी मेन बॉडी की पोस्टों पर रहा हूँ, तो मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है संगठन के हिसाब से। जब जब पार्टी से संगठन में अपने लिए जगह मांगी है तो मुझे जगह मिली है। जमाल भाई, पार्टी ने आपको सम्मान दिया, बहुत बढ़िया सराहा भी, और आपको समाजवादी पार्टी का जब पिलर भी कहा जाता है। नगर नेटवर्क में जब नाम समाजवादी की आती है तो आपका नाम पहले आता है, ये बात सही है। लेकिन मुझे एक समय की बात याद आ रही है, तो आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष स्वामी ओमवेश नेटवर्क में आए हुए थे, आप भी समाजवादी पार्टी के, उस टाइम तो नगर अध्यक्ष भी नहीं थे, आप वर्कर थे, तो आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से क्यों लड़ पड़े थे? आपकी जो चर्चा हुई थी पूरे शहर में। दरअसल बात क्या हुई थी, HMI इंटर कॉलेज के ऊपर नेताजी के मीटिंग की तैयारी चल रही थी, तो उस तैयारी के सिलसिले में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे मरहूम छुट्टन ठेकेदार साहब की। अच्छा, और अध्यक्ष जी की, ये 96 की बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी नंबरदार की, तो वो किससे हुई, किस वजह से हुई? जिला अध्यक्ष जी से, आदरणीय स्वामी ओमवेश। अच्छा, स्वामी ओमवेश को मतलब समझने में कुछ, वो अध्यक्ष जी कुछ और बात करना चाह रहे थे, ये कुछ और समझ गए थे, तो वो थोड़ी चर्चा उस वक्त गर्म हो गई थी। लेकिन मैं बड़े राजनीतिक गुरु है स्वामी जी, बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया, और उसमें आपका सहयोग रहा, चिद्दू भाई का सहयोग रहा, कामरेड अतीक रहमान, यानी कि मेरे समर्थन के लिए जब सारे लोग पहुंचे थे स्वामी जी के पास आश्रम पे, तो सब साथ ही लेटर लेकर के आए थे मेरे लिए। तो ये तो सब मेरे उससे पहले ऐसा हुआ था, एक बार यहाँ पे लाठी कांड भी हुआ था, उसमें भी आपका सहयोग रहा था, जहाँ लाठी लगी थी, और फिर उसको हटवाने के लिए नगर नेटवर्क की जनता ने एक साथ एकजुट होकर सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाई थी, सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख
देसाई सब ने एक साथ मिलकर सभी दलों के लोगों ने काम किया था, उसमें भी आप थे। जी 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 और उसमें स्वामी उमेश यहाँ वो नेटवर्क वो में वो आए थे। ऐतिहासिक काम है। हाँ, वो नेटवर्क की राजनीति का सबसे मजबूत आंदोलन जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक और साथ सारे राजनीतिक वो दल नगर वो सारे एकजुट होकर नगर की गरिमा बजाय रखने के लिए, नगर के नौजवानों को बचाने के लिए, अल्लाह महबूब वो नेटवर्क की फलाह बहबूदी के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ और कामयाब आंदोलन हुआ। हालांकि उसमें सिद्धू खां की गाड़ी भी चोरी करा दी गई प्रशासन के द्वारा, बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, माली लेकिन नुकसान, कामयाबी हासिल लेकिन है, शहर को आबाद, नेटवर्क शहर में बच गया। कामयाबी मिली। तो वो जब स्वामी उमेश यहाँ पर उसी समय आए थे, वो यहाँ पर अपनी स्पीच करके गए थे उसी संबंध में, तो हम उनके साथ, मैं पूरे कुरैशी उनके साथ उन्हें छोड़ने के लिए आश्रम गए थे। तब वो आपके विषय पे हमसे उन्होंने मालूमात किया था कि भाई जमाल भाई कैसे हैं? तो हमने कहा जमाल भाई बहुत बढ़िया आदमी है, नौजवान आदमी है और पार्टी के लिए समर्पित है। तो वो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद आपको फिर समाजवादी पार्टी ने नगर अध्यक्ष के लिए बुलाया। तो कैसा रहा था आपका कार्यकाल, बहुत कैसा लगा? उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बहुत खुश रहे लोग। बढ़िया। पार्टी समाजवादी पार्टी पार्टी चुनाव जीती लगातार। मूलचंद चौहान जी को मैंने 2 चुनाव में, मेरी नगर जिस समय वो चुनाव लड़े हैं 2 चुनाव, और वो मंत्री भी बने हुए थे। उसमें आपका बहुत उनका बड़ा मैं प्रस्तावक रहा हूँ, मंत्री जी का। तो मूलचंद चौहान जी का प्रस्तावक रहा हूँ, और क्या कहते हैं, प्रताप प्रताप सिंह सैनी हमारे एमपी बने थे, हाँ, प्रताप सिंह चलिए अभी यहाँ उनको एमपी बनाना। ये बात आपकी बढ़िया है, लेकिन मुझे एक बात अब यहाँ पे और याद आ रही है जमाल भाई। तो मैं वो बात भी यहाँ शेयर करूंगा, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और जज्बा और जोश भी कुछ चीज होती है, वो आपके अंदर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी और नगर में, नाटौर नगर में किसी आंदोलन को लेकर कोई विवाद हुआ था शासन का और आंदोलनकारियों का। तो उस विषय पे कुछ ऐसे मामला थे, तो आप लोग अपने तमाम ग्रुप को लेकर खुद एजेंसी चौराहे पे सत्ता के खिलाफ ही जो है धरने पे बैठ गए थे। उसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज हुई, आप पे चोट भी लगी थी। तो वो जोश कहाँ से आया था कि सत्ता के खिलाफ ही बैठ गया? वो अन्याय अन्याय हुआ था। जनता के साथ वो जनता के साथ दो लड़कों का एनकाउंटर हुआ था उसमें, और वो उस एनकाउंटर के खिलाफ जनता में आक्रोश था। तो जनता की भावनाओं को के साथ हमें खड़ा होना पड़ा। पुलिस ने हमारे पास लाठी चार्ज किया, लेकिन उसके बाद हमने वो लड़ाई लड़ी, और शेख सुलेमान को लेकर मैं बाकायदा डीएम और एसपी साहब से मिला। अगले दिन नेटौर में शेख सुलेमान चेयरमैन थे माइनॉरिटी कमीशन के, तो उनको लेके हम उनसे मिले, डीएम साहब से मिले, कप्तान साहब से मिले, और फिर बाकायदा लखनऊ में हमने 8 दिन डेरा डाला, और आदरणीय नेताजी से कह के उसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था, लाइन हाजिर कराया। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अगर अन्याय हो रहा है तो आपने सत्ता में रहकर भी जो है जनता के साथ जाना मुनासिब है। यही है ना? हाँ बिल्कुल, अगर अन्याय हो रहा सत्ता नहीं सुनाई हो रही। वहां तक नहीं पता ना, हम लोकल लोगों को तो पता है कि सत्ता का दुरुपयोग किया, वहां दुरुपयोग हुआ था सत्ता का, तो प्रशासन ने गलती की थी, तो उसको सही करने के लिए हमें नेताजी से जाके बताना पड़ा, और नेताजी ने उसलिए उस वक्त उस फौरन कार्रवाई की थी वहां पे। तो शेख जमाल भाई, सुलेमान मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूँ कि आप जनता के लिए लड़े, और ये देखा भी गया है कि जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी और मूलचंद चौहान मंत्री थे, आपका बहुत बड़ा उनसे ताल्लुक रहा, बहुत मामला था रहा, और आपने जिस काम को भी कह दिया वो काम हुआ। आपने जनता की जो है खिदमत भी की। तो लेकिन यहाँ आप उसी पीरियड में एक चुनाव लड़ा नगर पालिका परिषद का, तो फिर जनता ने तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। ये जनता का फैसला है। तो जनता ऐसे अटपटे फैसले लेके अपने लीडर का मनोबल नहीं तोड़ती। भाई ये इस पे तो क्या कहें? ये जनता को सोचना चाहिए। उसी चुनाव के अंदर मैंने 2 पंफलेट, आपको पता हो तो 2 पंफलेट मैंने फोटो स्टेट करा के जनता के बीच में बांटे थे। उसमें एक तो नेटौर की झालू सड़क बहुत खराब थी, नेटौर झालू मार्ग बहुत खराब था, नेटौर और नूरपुर मार्ग बहुत खराब था, टूटा हुआ था, और लाइट हमारे यहाँ हफ्तेवार आ रही थी। तो दोनों को लेके मैंने शिवपाल जी से मिला था, आदरणीय शिवपाल जी उस टाइम लोक निर्माण मंत्री थे, और नेताजी से मिला था। तो वो दोनों काम प्रस्तावित हो गए थे, बन गए, और उसकी संतुति के लेटर आ गए थे। वो लेटर भी मैंने लोगों को दिखाए, और पूरा उसकी फोटो स्टेट बांटी कि आपके भाई के जरिए इतना काम ये वाला स्वीकृत हो चुका है, हो जाएगा। लाइट 12 घंटे आ रही थी, 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात में लाइट के ऑर्डर हो गए थे, और लगातार 10 वर्षों तक
मंत्री जी के सहयोग से, मंत्री जी ने यहाँ पर मुझे पावर दी थी मुझे छुड़ाने में, तो किसी के 10 पैसे आपने कभी नहीं लगवा? पुलिस के 10 पैसे पुलिस के नहीं। जितने घायल व्यक्ति भी अगर आ रहे थे तो वापस गए। बहुत लोगों की मदद हुई है उस पीरियड में। लेकिन मैं खुद अचंभित था जब मैं चुनाव लड़ा था, तो मुझे बहुत अंदाजा था कि बहुत लोग सराहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस वक्त कि हालांकि सभी को कम वोट मिले, मतलब सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को सिर्फ 3500 वोट मिले थे चित्तू भाई को, और 870 वोट हमें मिले थे। 3000 के आसपास शब्बू को मिले थे और हाँ, वो मेनन को मिले थे। वोटों का खैर मतलब कैलकुलेशन कुछ भी रहा हो, हाँ, लेकिन आपका जो है खैर वो, लेकिन हमारे काम के हिसाब से वो मैं नगण्य है। मैं ये कहूंगा यहाँ पर जमाल भाई, अब क्योंकि अब टाइम भी पूरा हो चुका है लगभग लगभग, हम जो है चुनाव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ यह कहूंगा, एक तो सत्ता की या पार्टी की राजनीति करना, और एक जनता के बीच में आके जिस जनता के लिए तुम खिदमत कर रहे हो, उनके दुख सुख के लिए लड़ भी रहे हो, सोच भी रहे हो, फिर उन्हीं के बीच में आके चुनाव लड़ना। तो एक तो पार्टी की राजनीति करना और दूसरा जनता के बीच में आके चुनाव लड़ना, इसमें क्या फर्क है? नहीं, मैं तो ये लगा कि चुनाव का फैसला तो देखो, माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक बहुत ज्यादा काम किया था, बेहिंतहा काम किया था। सीटें हमारी 48 रह गई। तो ये जनता का फैसला है, हमने भी बराबर काम किया। जनता को शायद हमसे अच्छा सिद्धू भाई का वर्क ज्यादा पसंद आया तो उन्होंने उनको लाइक किया। बहरहाल उस वक्त ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा हमारे साथ हुआ। बहरहाल लेकिन हम इस बात से उदास नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए, और जो जो खिदमत खल्क करने का जज्बा अल्लाह ताला ने हमारे बीच दिल में दिया है कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, हमें जिस हद तक भी हैं लोगों को हमसे फैज़ पहुंच सके, अगर अल्लाह ने हमें इस लायक किया है तो हम वो काम जारी रखते हैं और जारी रखेंगे। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ये कोई जिंदगी का बहुत बड़ा बढ़िया मंसूर बात नहीं है, है। चुनाव के बीच में आप गए, हाँ। जनता ने किसको चुन लिया। लेकिन एक बात जमाल भाई, एक और यह है कि आपके लिए कहा जाता है कि आपको जो है, आपके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट रहती है, आप किसी की बुराई उराई में नहीं पड़ते हैं, और कहीं ऐसा मामला होता है तो आप सूझबूझ से समझाने बुझाने का काम करते हैं। तो इतनी एनर्जी आपको कहाँ से आती है कि आप जो है बिल्कुल, एक बार चुनाव इतनी नीचे जाने के बाद भी फिर भी आपका मनोबल पूरा बना रहा? तो ये ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती ये अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा, और अल्लाह का एक पैगाम है कि मैं दिल जोड़ने वालों के साथ हूँ। मैं दिल जोड़ने वालों के साथ हूँ, तो वो काम हम करते हैं कि लोगों का दिल जोड़ने का काम करते हैं, लोगों को दिलों को दिल से मिलाने का काम करते हैं। और खुद मेरी अपनी जिंदगी में मैंने एक अपनी कसम खाई हुई है कि लाख लोग मेरे कितने भी मुखालिफ हो जाए, मेरी कितनी भी बुराइयां करें, मैं कभी अपनी जबान से किसी के बारे में ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा। ये मेरा। हाँ, तो ये तो फिर वही बात हुई कि जो है पुराना शेर था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो तुम तो उस तरफ जा रहे हो कि अल्लाह ताला खुद पूछे बता भाई जमाल भाई तुम्हारी रजा क्या है, हैं? हम तो और खिदमत करने के लिए आए ना, अल्लाह ताला ने हमें खिदमत के लिए भेजा है ना, हमें उसका अजर लेने के लिए तो नहीं भेजा। अजर देना ना देना अल्लाह का काम। हम अपनी स्पीड से काम करते रहेंगे। ये काम अल्लाह का है कि वो हमारे काम को कबूल करता है नहीं करता है, ये अल्लाह का लेकिन फैसला है। यहाँ तो एक शेर ये आ रहा है कि जैसे आज हालात देखे जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, कि और हर तरह से जिस आदमी से भी मिलो वो यही कहता है परेशानी है, दिक्कत है, काम नहीं है, क्या खुद को वो मेरा बेटा अभी पास हुआ है उसमें हाई स्कूल में, तो अब वो बाइक की जिद कर रहा है कि मुझे बाइक दिलवा दो। अब मैं उससे बाइक इसलिए नहीं दिलवा रहा कि उसकी उम्र अभी 18 साल है। ये तो मैं बढ़िया कर उससे रहा है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा तुम्हारी उम्र 18 साल है, तुम इंटर कर लो, इंटर करने के बाद तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा, तुम एक ऑथराइज हो जाओगे। लेकिन माशरे में क्या चल रहा है, माशरे में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बाइक दे दी गई, जिसका रिजल्ट ये है क्योंकि तमाम खराब नतज, तो इसके लिए आप जमाल भाई तमाम खराब उन नतज। वालिदैन से थोड़ी अपील करेंगे जो अभी नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चे को बाइक नहीं दिलवा रहे हैं, इसी तरह से उनसे भी कहें कि वो भी अगर कोई नाबालिग बच्चे हैं। बिल्कुल नाजरीन, मैं यही कुछ मैं यही अपील करता हूँ आप लोगों से कि मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है कि मुझे बाइक दिलवा दे। 4 दिन से आसन पार्टी पर है, जल्दी से कुछ खाने पीने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरी मुसलसल एक कोशिश है, जिद्दोजहद है कि मैं उसे नॉर्मलाइज करूँ, उसको समझाऊं कि नहीं तुम्हारी ये उम्र नहीं है अभी बाइक चलाने की। जब तुम 12th पास कर लोगे, 18 के हो जाओगे, तुम्हारा लाइसेंस बन जाएगा, तुम में थोड़ा सा शऊर आ जाएगा,
तो फिर तुम्हें मैं बाइक दिलाते हैं, मुझे फख्र महसूस होगा। मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि अभी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बाइक ना दो। रास्ते में इतनी भीड़ है कि बड़ों से बाइक नहीं संभल रही, सफर आसान नहीं हो रहा, तो छोटे बच्चों के हाथ में बाइक ना दी जाए, ये मेरी आप सभी लोगों से अपील है। बहुत अच्छी अपील करी है जमाल भाई आपने, ये बच्चों के हक में है, उन मालदेन के हक में है। देखने में ये भी आया है, आज अगर हम देखते हैं, ज्यादातर अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, अगर ज्यादातर खबरें अखबारों में आती हैं, तो जब एक्सीडेंट की खबर को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें ज्यादातर बच्चे नौजवान ही होते और हमारे हैं, हैं, और सब हमारे। खासकर अकलियत के बच्चे ज्यादा एक्सीडेंटल के शिकार हो रहे हैं, इसलिए कि माँ बाप मोहब्बत में, प्यार में उसको लेकर जा रहे हैं और वो उसमें स्पीड के साथ उसको चला रहे हैं। मेरे सामने 2 शहर के बच्चे शहीद हुए थे सामने, जाकिर बिटला का बहुत बड़ा और एक लड़का, मैं नजीबाबाद से आ रहा था। इन लड़कों की ये बहस लग गई कि जो क्या नाम है वो, नजीबाबाद से आगे जो है चिड़ियापुर, कि चिड़ियापुर में परोठे वो खिलाएगा जो सबसे पहले पहुंचेगा। तो वो इतनी स्पीड से थे रईस भाई, आज उन्हें मरे हुए काफी अरसा हो गया। मैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी मगफरत फरमाए। तो लोगों ने हमसे बताया अकबराबाद के कि जब ये जा रहे थे तभी हमारे मुंह से ये निकला था कि ये मरेंगे जरूर, और जब वो लौट के वापसी में आए तो वो उसी जगह पर मरे जहां उन लोगों के मुंह से ये बात निकली थी कि ये मरेंगे। उनके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की, जब किसी बच्चे को हम देखते हैं लोग बाग, तो बड़े बुके कह ही देते हैं कि वो ज्यादा अपना उसमें साइलेंसर खोल रखा है, पट पट की आवाज आ रही है और घर से जा रहा है, तो उसमें जिन लोगों को नागवार गुजरती है उनके मुंह से बेसाखता। लेकिन वो लोग भी इस तरह से ना कहें किसी के लिए, बल्कि उनको हिदायत के लिए कहें, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, नसीहत दे दे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साथ अच्छा, हम नाजरीन हम क्यों नहीं सोच रहे, हम माँ बाप इतने अपनी आंखों पे पट्टी बांध क्यों रखी है? हमें पता है कि जब हम खुद मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं, बाइक लेके निकल रहे हैं, तो हमें सड़क पे निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो हम क्यों दे रहे हैं बच्चों के हाथ में बाइक? हमें नहीं देनी चाहिए, इसमें तो हम खुद जिम्मेदार है ना। इसी साल मेरे ख्याल से अब तक शमीम भाई, अल्लाह झूठ ना बुलाए, तो 50 से ज्यादा लड़के नेटौर की बाइक का शिकार हो चुके हैं, हादसे का शिकार। तो ये जमाल भाई बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मैं आपसे ये बात और जानना चाहूंगा कि आपका सियासी सफर किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और आज बहुत अच्छे मुकर्रर भी हुए, और नेटौर में आपने सियासत में वो मुकाम हासिल करा समाजवादी पार्टी में, जो बहुत लोगों को अरसे दराज तक भी खिदमत करने के बाद नहीं मिलता। आपने जो है बहुत अच्छे खिदमत भी दी है, और आपके दिल में कोई रंजिश भी नहीं है, चुनाव आप हारे उसकी भी कोई रंजिश नहीं है। आपने अभी जनता के चर्चा में आपने बताया, चाय पे चर्चा पे आपने बताया, तो बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात कही। अपने ही चाय पे चर्चा जो है टी टॉक ब्लॉग में, टी टॉक जमाल के साथ आपने जो है अपने ही चैनल पर बहुत अच्छी बात गुफ्तगू रखी है मेरे जरिए। तो साथियों, मैं एक बार ये और करना चाहूंगा कि अगर भविष्य में आगे को आपको जो है मौका मिले जनता के बीच में जाने का और अपने आप को फिर दोबारा से साबित करने का, तो आप उसको किस नजरिए से देखेंगे? नए तरीके से, नए ऊर्जा के साथ देखेंगे, या पुरानी चीज सामने रखते हुए उसको दोहराएंगे? क्या करेंगे आप इस विषय में? देखिए, एक एक हर आदमी की पहुंच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने की होती है राजनीति में, कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भावी मुख्यमंत्री है, तो उस तक उसकी रसाई हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बाय नेम बाय फेस मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जानते हैं। अभी कभी अगर कोई ऐसा मौका मिला तो मैं कोशिश यही करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो वो अपने शहर के लिए कुछ बहुत बेहतर काम करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरा सीट हमारी एमपी की भी रिजर्व है, एमएलए की भी रिजर्व है और चेयरमैन भी रिजर्व है, तो चुनाव लड़ने का तो अब कम से कम मेरा कोई इरादा है नहीं। इस बीच ही अगर हम जो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरकार के माध्यम से शहर को लाभ पहुंचा सकते हैं, वो कोशिश हमारी रहेगी। सियासत में, सियासत के जरिए, पार्टी के जरिए अगर आपसे कोई शहर को खिदमत पहुंचेगी, उसमें आप तैयार हैं। तो साथियों, ये थे आज का जो है ब्लॉग, और आज की ये चर्चा हम यहीं पर खत्म करते हैं। और जमाल भाई ने जो है बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, अपना पूरा परिचय आपको दिलाया, बेबाकी से बात हुई है। तो साथियों और नाजरीन, सामाईन हजरात, जितने भी साथ हुए हैं, मैं सबको एक बार फिर वही रईस उस्मानी का आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो, और फिर वही नई ख्वाहिशात। तो खुश रहो हर वक्त, सुबह हो या शाम। शमीम बिलोग कैमरामैन के साथ काजी जमाल नासिर का बहुत बहुत इस्तेमाल। जैसा आपको मालूम है,
कि इस चर्चा के बाद जो भी यहाँ पर मेहमान आते हैं और चर्चा में शामिल होते हैं, उनको ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में मेडल दिया जाता है। और आज उस मेडल के हकदार हैं खुद काजी जमाल नासिर, जो ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक हैं। और लेकिन चूंकि ये नियम है, उसूल है और ये राब्ता और जाब्ता में रखा गया है कि जो भी इस हॉट सीट पर बैठेगा उसको ये मेडल जरूर दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से है। तो जमाल भाई आइए, और आज इसके हकदार बने हैं काजी जमाल नासिर खुद स्वयं, और इसको पहनाएंगे रईस उस्मानी। लीजिए जमाल भाई, आज आपसे गुफ्तगू करके बहुत पुरानी बातें ताजा हुई और आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, इसलिए आपको बहुत दिल की गहराइयों से हम सम्मान करते हैं। ये आपके लिए ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से सम्मान। और शमीम साहब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैमरे में कैद कर रहे हैं जनाब शमीम साहब। बहुत आज का प्रोग्राम होस्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।